Hello guys, this is Shadupati. Welcome to my YouTube channel Classify. Today's topic is force Coulomb's law. Coulomb's law. हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक कंसेप्ट, उसके सारे देखे थे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस लगता है उसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे कूलम चचा, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्पेलिंग आप चेक कर लेना, हो सकता है गलत लेकिन फील इससे सही आएगा। कूलम्स लॉ क्या है, क्यों है, किस लिए है? कूलम्स लॉ का आपको जरूरत पड़ी थी जब मैंने लास्ट टॉपिक जब आपको बताया, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चार्जेस होते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव निगेटिव हो या पॉजिटिव निगेटिव हो, तीन ही केसेस बन सकते हैं आपके पास। चौथा तो कोई केस नहीं, क्योंकि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इनके बीच में फोर्स लगता है। ये आपने फोर्स तो मैंने टर्म नहीं, पिछली टर्म में यूज किया था वीडियो में ये बोला था पिछली वीडियो में आपको कि ये आपस में रिपेल करते हैं, ये आपस में रिपेल करते हैं, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? इसका मीनिंग क्या है? रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा, धक्का मुक्की कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से अगर अट्रैक्ट कर, अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों तो धक्का मुक्की कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव या निगेटिव है तो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे कूलम, उन्होंने बताया कि इनके बीच में फोर्स कैलकुलेशन की थी कि इनके बीच में आखिर फोर्स लग कितना रहा है, तो उसकी वैल्यूज के बारे में उन्होंने बात की थी। ठीक है, तो वही हम लोग भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने बताया कि दो चार्जेस हैं आपके पास, अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। अभी मैंने इन दोनों की कोई बताया नहीं कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, निगेटिव, मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने दो चार्जेस। एक चार्ज है, ये चार्ज, दोनों है, तो इनके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो कूलम्स लॉ हमारा बताएगा। सबसे पहले फोर्स लगने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो कि कूलम्स लॉ के ऊपर वैलिड है, जो कि बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और इन चीजों में अच्छे लेवल के एग्जाम्स, मेंस, एडवांस एंड नीट, ये सब लोग फंसा देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टैटिक चार्ज। अगर चार्ज स्टैटिक नहीं है, मतलब चार्जेस रेस्ट पे नहीं है, तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। चार्ज अगर स्टैटिक नहीं है तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, माइंड लॉ कि स्टैटिक चार्ज है, अगर दोनों रुके हुए हैं तभी इनके ऊपर कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, पॉइंट चार्जेस हो। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब? पॉइंट चार्जेस का यहां पे मतलब है कि आपस में इनके बीच में जो सेपरेशन है। पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या है? एक बहुत बड़ी बॉडी में एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अभी इस बात को मैं समझाऊं, एक मिनट आप होल्ड करके रखिएगा। ये तो अगर मैं पहले मान के चलूं पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या है? पॉइंट चार्ज का मीनिंग है कि उनके बीच के दो, जैसे ये दो चार्जेस, इनके बीच का रिलेटिव जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो रिलेटिव गैप है वो बहुत ही ज्यादा है इनके खुद के साइज से, इनके खुद के साइज से इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है, रिलेटिव गैप है, वो बहुत ज्यादा। अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस r बोल देता हूं तो ये देखो बहुत ही नन्ना सा साइज है इसका, बहुत ही छोटू सा साइज है, तो इसके कंपेयर में r बहुत बड़ी है। तो आपको समझ लिए पॉइंट चार्जेस के केस में ही लगेगा कूलम्स लॉ। स्टैटिक चार्जेस होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको दिमाग में सेट रखनी है। पॉइंट चार्जेस का फील्ड, पॉइंट चार्जेस का मीनिंग मैं आपको बता ही चुका हूं कि उनका रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन, सेपरेशन तो आप जानते हैं दूरियां, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फलाना टाइप, आप समझ सकते हैं। रिलेटिव सेपरेशन, इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इनका दूर दूर से रहना, इनके साइजेस, इनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनके साइज से बहुत है ना ज्यादा हो, इनकी रिलेटिव सेपरेशन इनसे बहुत ज्यादा हो, तब उनको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये इस पॉइंट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट वैलिड रखिएगा, इस पॉइंट को आप ज्यादा सब अपने दिमाग में रखिए। पॉइंट चार्ज अगर पॉइंट है, ये तो पॉइंट चार्जेस बन गए। क्या ये बॉडी पॉइंट चार्ज बन सकती है? तो बहुत बड़े बड़े गोले हैं, मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज,
क्या पॉइंट चार्जेस बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या, इनको इतना दूर कर दीजिए आप, इतना दूर कर दीजिए, मान लो इतना दूर कर दिया कि इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन, इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन इतना ज्यादा होगा कि इनके साइज मैटर ही नहीं करते, तो वो हो गए पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज का सिर्फ मतलब ये नहीं कि वो पॉइंट चार्ज ही है, नहीं, पॉइंट चार्ज तो हो, लेकिन अगर वो बॉडीज हैं और उनको काफी दूर आपने सेपरेट करके रख दिया तो भी वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेंगे, उनके ऊपर भी डायरेक्टली कूलम लॉ लग जाता है। लेकिन अब अगर कहते बॉडी पास हो तो क्या किया जाए? तो हम लोग तो भाई जुगाड़ू आदमी, ये भी जुगाड़ू रहे होंगे इंडिया वालों की तरह, तो इन्होंने भी बताया कि अगर कूलम्स लॉ को आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते पॉइंट चार्जेस, अगर क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस तो है नहीं, या तो ये बहुत दूर होते तो पॉइंट चार्जेस बन जाते, या पॉइंट चार्जेस ही होते तो पॉइंट चार्ज तो होते ही होते, लेकिन अगर ये पॉइंट चार्जेस नहीं है और पास पास रखे हुए हैं तो इनके ऊपर एक जुगाड़ होगी जिसकी वजह से कूलम्स लॉ को इनडायरेक्टली अप्लाई किया जाएगा। उसको हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में, पर इस वीडियो में नहीं, इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे कि जब बहुत पास बॉडीज हो तो उनके ऊपर ना कूलम्स लॉ को इनडायरेक्टली किस तरीके से लगाते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह बहुत कुछ सीखेंगे वहां पे, तो वो वहां पे अप्लाई होगा। अभी हम लोग फोकस करते हैं कि पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो रिलेटिव सेपरेशन साइजेस के हिसाब से, ये बिल्कुल पॉइंट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, और ये दोनों पॉइंट तो दिमाग में सेट ही होने चाहिए, कभी भी पूछ सकता है कोई। अब ये पॉइंट चार्जेस है। अब मुद्दे की बात आती है कि अब कूलम्स लॉ होता क्या है। हमने पहले देख लिया कूलम्स लॉ लगता था, अब कूलम्स लॉ होता क्या है, अब इसको देख लेते हैं जरा सा। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि जो इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, इन दोनों में आपस में, देखिए मैं अभी ये नहीं बता रहा फोर्स किधर लग रहा है, क्यों लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, ये मैं नहीं बता रहा आपको, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। कूलम भाई साहब ने बताया हमारे कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, इन चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा ये चार्जेस होंगे उतना ज्यादा इनका प्रोडक्ट, उतना ज्यादा फोर्स हमारा लगेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मैग्नीट्यूड्स के। मैग्नीट्यूड्स मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो भी पॉजिटिव होगा। साइन मैटर नहीं करता है फोर्स में, फोर्स की वैल्यू में, उसके मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में मैटर करेगा नो डाउट डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स वैल्यू एंड आल्सो इट्स डायरेक्शन। मतलब अभी हम डायरेक्शन को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, अभी हम सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सिर्फ इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के। दूसरा इन्होंने बताया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच के जो रिलेटिव सेपरेशन है मान लो r है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। तो इनको साथ में जब क्लबिंग की गई तो हमारे पास आया फोर्स इज इन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ये ना कूलम्स लॉ आया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सब तो जिएंगे नहीं, अब हमको साथ में चाहिए ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ये तुम्हारी डिपेंडेंसी आ रही है। तो इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू आई F इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा कूलम्स लॉ, कूलम का लॉ है, ये कूलम चाचा का लॉ है ये हमारा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, वैल्यू की हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, वैल्यू की बात कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करते हैं कि क्या चीज है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आपको पता ही होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी बात तो अभी हम 2 मिनट में कर रहे हैं। पहले हमने देख लिया कि कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है कि हाँ डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी उसके स्क्वायर के मतलब 1 डिस्टेंस का स्क्वायर उसके हिसाब से फोर्स कम होता चला जाएगा, ये होता है। पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। एक पॉइंट और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो फोर्स होता है, ये मैं अभी डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस लगेगा। बाहर लगेगा अंदर लगेगा वो बात की बात है, अभी बताएंगे। लेकिन ये फोर्स की जो है ना डायरेक्शन होगी, मतलब डायरेक्शन जिस लाइन के अलोंग लग रहा होगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स को आपस में मिला दो तो एक लाइन बन जाती है, तो उस लाइन के अलोंग ही हमेशा लगने वाला है ये फोर्स।
आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। स्टैटिक चार्ज पे लगेगा, पॉइंट चार्ज जैसे होने चाहिए, अलोंग द लाइन लगता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इन दोनों के प्रोडक्ट के ना प्रोपोर्शनल फोर्स होता है। ये सब चीज पॉइंट्स आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप मिस कर दे कोई भी कॉन्सेप्ट तो आप चीजों को ना स्किप कर दोगे, मार्क्स आप लूज कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपको सब क्लियर हो गया कि लाइन ज्वाइनिंग देम अलोंग लाइन ज्वाइनिंग फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। मैंने अभी ये नहीं बताया डायरेक्शन किधर है, मैं अभी इसकी बात बाद में करेंगे। इतना आपने सीख लिया। अब इसके बाद एक चीज इसमें आती है कि हाँ ये हो गया हमारा, चलिए सब। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, गुफ्तगू हो जाती है इसके ऊपर। ये के क्या है? के होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। अगर आपने थोड़ा सा रफ कर देता हूं इस चीज को, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू आती है उसके टर्म में देखा था 9 × 10⁹ निकाला सकते हैं इसकी यूनिट। कैसे निकालेंगे? ट्राई कर सकते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर लेंथ है तो मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है चार्जेस तो एम्पियर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, सॉरी एम्पियर नहीं कूलम, कि एम्पियर तो करंट की होती है, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब यहां से हमने देखा ये एप्सिलॉन क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू कर ले। पहले इसकी वैल्यू बताते हैं, इसकी एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब होता है इसकी भी बात करेंगे। पहले मैं इसकी वैल्यू लिख, यहाँ से आप लिख भी सकते हैं 9 × 10⁹ एप्सिलॉन को ऊपर लेके जाएंगे, चलिए लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। एप्सिलॉन को तो 1/4 पाई × 10⁹9 × 10⁹9 करेंगे तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है 8.85 × 10⁻12। यूनिट क्या होगी? सिंपल आप निकाल सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। यहां से हम अब लेकिन ये होता क्या है पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब हवा, वैक्यूम। हवा को भी हम लोग फ्री स्पेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे, या वैक्यूम उसको बोलते हैं फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। सिर्फ एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इतना तो पता। लेकिन परमिटिविटी आखिर क्या होता है? परमिटिविटी में आप देखिए, परमिटिविटी परमिट करना, किसी चीज को परमिट करना। अब यहाँ पे क्या चीज परमिट करवा सकते हो? फोर्स। दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस हैं हमारे पास, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, उसकी परमिशन कौन दे रहा है? ये मीडियम जो यहाँ पे रखा हुआ है। ये बदल गया तो फोर्स ऑब्वियस सी बात बदल गया। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। जैसा है ना नेचर होगा, जैसा माहौल होगा वैसे तो सोसाइटी वहां पे बनेगी। अच्छा माहौल होगा तो अच्छी बनेगी, बुरा माहौल होगा तो वहां पे जैसी परमिशन है ना ग्रांटेड होगी, वैसे यहाँ पे भी होता है। फोर्स उसी तरीके से लगा जैसे यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है, तो उसको ना फैक्टर को कंसीडर करने के लिए हम पहुंच गए हमारे एप्सिलॉन परमिटिविटी पे। इस फैक्टर को टैकल करने के लिए कि मीडियम अगर बीच में आता है तो फोर्सेस पे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है फोर्सेस पे। वो डिसाइड करने वाला फैक्टर है हमारा परमिटिविटी। अगर फ्री स्पेस में रखा है तो उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कहीं किसी मीडियम में है तो उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब एक आप बात बताओ, कॉमन सेंस से बताइएगा कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अगर इनके बीच में फोर्सेस लग रहे होंगे तो वो मैक्सिमम होंगे कि मिनिमम होंगे? ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फोर्सेस मान लो ऐसे कुछ लग रहा है इनके बीच में तो उसको वो फ्री है, बिल्कुल आराम से लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, तो वो मैक्सिमम। एप्सिलॉन नॉट के केस में फोर्स मैक्सिमम है, मतलब फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा फोर्स लग सकता है दो चार्जेस के बीच में। उसके अलावा कोई भी मीडियम बीच में डाल दिया, मैंने वाटर भर दिया, मैंने वुड रख दी, मैंने इसके बीच में कोई लोहा रख दिया, मान लीजिए कुछ भी रख दिया, तो वो चीज है ना इस मीडियम के प्रेजेंट होने की वजह से फोर्सेस को कम कर देगी। हमेशा याद रखिएगा, अलाउ जो चीज ज्यादा अलाउ कर दे, फ्री स्पेस अच्छे से अलाउ कर देगा कि आप आराम से आओ अपना फोर्सेस लगाओ, ठीक है। लेकिन कोई मीडियम बीच में आ जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं, हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे, ठीक है। अगर जैसे रोड खाली हो, आराम से बाइक दौड़ा दो, पुलिस होती है तो वो रोक सकती है, इंटरप्ट कर सकती है, वैसे ही मीडियम का काम कर रहा है।
ये मीडियम कहता है हाँ रुको भैया, थोड़ा सा बातचीत हमसे कर लो, थोड़ा सा दान दक्षिणा हमारे साथ कर लो, उस तरीके से ये हमारे फोर्सेस की वैल्यू को कम करवा देते हैं। ये तो आपको क्या समझ आया कि एक फोर्स है वो मैक्सिमम का लग सकता है जब फ्री स्पेस में हो, जब परमिटिविटी फ्री, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। लेकिन अगर किसी मीडियम में वही ना सेटअप को हमने लगा दिया जाके, तो वहां पे फोर्सेस कम हो जाएंगे, फोर्सेस कम हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं क्या एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। हमने एप्सिलॉन बताया क्या, परमिटिविटी, परमिट देखिए कर रही है टर्म ही बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी क्या हमने बोला, परमिटिविटी, परमिट करना, परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, फोर्सेस को परमिट, किसको करना, फोर्सेस को परमिट करना, कि कितना आप लगोगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक जगह पे जहां फ्री स्पेस है वहां पे सबसे ज्यादा फोर्स लगना है, उससे कम ही कहीं पे फोर्स लगने वाला है, ये आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, सही बात है। चलिए तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हमने बताया कि फोर्स मैक्सिमम आपका लग सकता है फ्री स्पेस में, मान लो मैंने उसको F0 बोल दिया। पहले मैं ऐसे चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेटअप बनाता हूँ, दो चार्जेस रखे, अभी मैं देखिए डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड फोर्सेस की वैल्यूज की बात कर रहा हूं। इनके इसमें यहाँ पे फ्रीज पे हवा में रखे होंगे, r डिस्टेंस पे रखे, तो उनके बीच में मान लीजिए फोर्स लग रहा है F0। F0 मतलब मैं फ्री स्पेस के लिए थोड़ा सा जनरलाइज मतलब डिनोट करने के लिए इसको लिख दे रहा हूं। तो क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। K की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख दिया, बहुत अच्छे। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये फोर्स हमारा लग गया फ्री स्पेस में, बहुत अच्छी। इसी सेटअप को इसी तरीके से उठा के मैंने पानी में डाल दिया, चार्जेस Q1 Q2 में वही चार्जेस, उनके बीच का सेपरेशन भी वही है, लेकिन मीडियम यहाँ पे पानी है, हर जगह पानी आगे भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस ऑब्वियस सी बात है इससे कम होने वाली, क्योंकि यहाँ पे मीडियम आके इंटरप्ट करेगा। जैसे रोड पे जा रहे हो, अभी मैं आपको एग्जांपल दे, रोड पे जा रहे हो, आपकी पुलिस है या आपके जो बैरियर्स लगे हैं तो आपको दिक्कत होगी चलने में, वैसे सिमिलर केस यहाँ पर ही है। अगर अब यहाँ पे मैं फोर्स की बात करूँ, मान लो F1 है फोर्स, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं। एप्सिलॉन नॉट इज द ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो इनटू चार्जेस तो वही रहने वाले हैं, चार्जेस तो बदलने नहीं है, डिस्टेंस भी हमने बदली नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशंस आ गए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दूं तो F0 अपॉन F1 आएगा, बड़ा कौन होगा F0 F1 में, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होने वाला है F0 F1 से। ऑब्वियसली आप समझ भी सकते हो, मैं इतना एग्जांपल दिया इतना तरीके से, आप इस चीज को क्लियर होंगे, कर चुके होंगे, समझदार है आप लोग। F0 अपॉन F1, ठीक है। अब इसको आपस में अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो टर्म सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर है। 1/4 पाई भी कैंसिल होने वाला है, ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन और नीचे बनेगा 1/एप्सिलॉन। ऊपर नीचे भेज देते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहां पे पहुंचे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। अब आप जरा बताएंगे ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। अगर ये दोनों का रेशियो में ये बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में ये बड़ा होने वाला है, तभी तो ये दोनों रेशियो मेंटेन हो सकते हैं आपस में। सबसे पहले पॉइंट इस तरीके से लॉजिकली आपको समझाने का तरीका कि मैथ्स वाइज ये रेशियो बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है नंबर, क्योंकि ये नंबर बड़ा है इससे, तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर भी बड़ा होगा इससे, तभी तो ये रेशियो 1 से बड़ा हो सकता है। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात बोल दिया आपने, ठीक है बोल दिया। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको ये चीज याद भी होनी चाहिए, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपने यहां तक समझ लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। F0 अपॉन F1 फोर्स ऑन द फ्री स्पेस में जो लग रहा है चार्जेस के बीच में, फोर्स किसी मीडियम में, मीडियम में मैंने वाटर ले लिया, कुछ भी हो सकता है, इसको M से लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, मीडियम भी डिनोट कर देगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। ये आया आपके एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर है, मीडियम नीचे है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऊपर है, F0 यहाँ पे है, उसकी वैल्यू है ना फ्री स्पेस की परमिटिविटी यहाँ पे है,
तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट इससे फंसा दिए जाते हैं कभी कभार। और ये कैसे रटना नहीं इस चीज को, रट लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखा सकता इस चीज को कि ये होता है, लेकिन आपसे कंफ्यूज आता है कि मतलब क्या, सेंस कहां से, इसलिए आपको स्टेप लिखना है। आपने फोर्स, और आपको याद कैसे कर सकते हो इस चीज को, हमेशा फोर्स यहां ज्यादा होने वाला है फ्री स्पेस में, मीडियम में हमेशा कम, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होने वाली है, ये ग्रेटर देन 1 होने वाली है वैल्यू, ये ग्रेटर देन 1 तो ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने वाली है, इसका मतलब ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होने वाली है। अगर ये ग्रेटर देन 1 और ये ग्रेटर देन 1 होने वाला है, ये जो आपको कंफ्यूजन यहां से मिलेगा कि मीडियम की परमिटिविटी हमेशा ज्यादा होती है फ्री स्पेस से। फ्री स्पेस में आप मस्ती में घूम लिए, परमिटिविटी में वहां ज्यादा होगा ना, कुछ बैरियर्स ज्यादा होंगे, तभी तो वो नहीं आपको अलाउ कर रहा है। मतलब फोर्सेस यहाँ पे समझ रहे तो फोर्सेस को अलाउ नहीं कर रहा अच्छे से, आप रोड पे चल रहे हो तो आपको बैरियर्स नहीं अलाउ कर रहे, तो वही चीज हो सकती है कि परमिटिव मीडियम की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एप्सिलॉन नॉट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा टर्म आपको इसी में बता देते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ER। इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। एक तो मीनिंग इतना बड़ा लिखने में और दिक्कत हो जाती है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को ही और बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मीडियम दोनों टर्म सेम है। क्या करते हैं ये लोग फोर्सेस को कम कराने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव मतलब किसी चीज की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू आप E0 इंटू ER भी लिख सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आपको ज्यादातर ना परमिटिविटी नहीं दी जाएगी मीडियम की, आपको रिलेटिव परमिटिविटी दी जाएगी। तो आपको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकालनी है तो आपको परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ER इंटू E0। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है इस चीज को यहाँ पे देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको नहीं लिखने मिलेगा, आपको लिखने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन यही होती है ऑफ अ मीडियम, कितना है ना आपका फोर्स रोक रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई थिंक बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा, ये कंसेप्ट इसका पूरा है। अब इसमें लेकिन एक चीज हमने अभी छोड़ के रखी है, हमने कहा डायरेक्शन की बात नहीं की ना अभी, तो डायरेक्शन सिंपल है, ये आप चीज आप नोट कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट आपके सामने, मैं इस चीज को रफ कर देता हूं। हमने बता दिया कि फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अभी मैं फ्री स्पेस की डिमांड के चल रहा हूं सिर्फ उसके लिए, वरना यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाता, सिर्फ ये लिख सकते थे ना। हमने कंसेप्ट सारे सीख ही लिए, अब हमने बस डायरेक्शन की बात नहीं की, Q1 Q2। एक्चुअली मैं डायरेक्शन आपको मैं एक तरीके से इनडायरेक्टली बता चुका हूं। मैंने एक पॉइंट आपको इस वीडियो में नहीं तो पिछले वीडियो में बताया होगा, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस डिस्कस कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इस यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट्स को इकट्ठा करिए, पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पे जाते हैं कि लाइक, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, लाइक चार्जेस रिपेल कोई भी हो, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। और यहां पे मैंने ना बोला था कि लाइन ज्वाइनिंग, along line joining, along line joining, along line joining फोर्स लगने वाला। अब इनसे समझ लो, अगर मैं मान के चलिए थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्जेस, थोड़ी देर के लिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस, along द लाइन जॉइनिंग लगने वाला है फोर्स, बिल्कुल लगेगा। लाइक चार्जेस है, मैंने क्या बोला है, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्जेस है, या दोनों नेगेटिव लाइक चार्जेस है, इसका या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव है, तो लाइक चार्जेस है। तो along द लाइन जॉइनिंग है, रिपेल करेंगे तो इसका क्या मीनिंग हो, बाहर की ओर तो फोर्स लग रहा है, रिपेल तो तभी कर सकते हैं ना जब वो दूर दूर जाने, रिपेल का क्या मतलब दूर दूर जाना, और अराउंड द लाइन जाने का मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। ये आप समझ गए, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अगर ये है ना कुछ चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, मतलब अनलाइक चार्जेस होते हैं,
तो क्या होती डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो जाती अलोंग द लाइन जर्निंग तो रहना ही, लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियस सी बात। अलोंग द लाइन जर्नी इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। वेक्टर्स के टर्म में भी डायरेक्शंस को हम लोग लिख सकते हैं, R1 R2 की तरह वो वेक्टर फॉर्म होगी, वो भी मैं आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा सा वेक्टर्स फॉर्म पूरी ना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आके हम लोग पूरी वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक दो अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और मल्टीपल चार्जेस हो, हमने तो अभी 2 चार्जेस की बात की ना, अगर ये 10 चार्जेस ऐसे रखे हुए वाले सारे चार्जेस है तो आपस में इनके बीच में क्या फोर्सेस लगते हैं, कैसे लगते हैं, उसका भी पूरा एक डिटेल वीडियो उसी में आएगा विद 2 or 3 ब्यूटीफुल एंड बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये ऑल अबाउट दिस वीडियो था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है। अगर ये चीज आपको मैं बहुत ही अच्छे एक वीडियो में इसीलिए इसको सिर्फ इसीलिए डेडिकेट किया था, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। आई होप आपको पूरा समझ में भी आया होगा। तो इफ यू लाइक दिस देन प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।